मौर्यों के पतन के बाद शुंगों के वंशों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, जैसा कि अभी आपने देखा। फिर आपने ये देखा कि शुंग वंश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, आप उसको बताइएगा। इसके अलावा आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि मेनांडर कौन थे, हिंदेवन कौन थे, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, और सिक्कों पर तिथि लिखना सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। इन प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आगे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग का संबंध कलिंग के शासक से किस तरीके से था, जैसा आपने देखा है, एक बार मैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। कैसा था, कलिंग के शासकों के साथ इसका संबंध कैसा था। इसके अलावा शुंग के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, और शुंग के दरबार में कौन कौन रहते हैं, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, आपने ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और अग्निमित्र कौन था, और अग्निमित्र और मेनांडर के बीच में किस तरीके का संबंध पाया जाता था। हिंदवनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, हिंदवनों ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, और हिंदवन किसके वंशज थे, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा नागसेन कौन था, नागसेन का और मेनांडर के बीच में किस तरीके का संबंध था। मिलिंद पन्हों के ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, जी हाँ, मिलिंद पन्हों की ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। शकों ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाया हुआ था, भारत में जहाँ जहाँ वो राजधानी बनाए हुए थे आप उनके बारे में बताने का प्रयास करिएगा। और शकों को किस नामों से जाना जाता था, और शक का संबंध, जी हाँ, शक का संबंध सातवाहनों से किस प्रकार से था, और शकों के बारे में जानकारी किससे पता चलता है। विदेशी जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उनमें से कौन सा वंश सर्वाधिक चांदी का सिक्का जारी किया हुआ था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर खदेड़ने वाला कौन सा शासक था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और विदेशी जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी वंशज थे, जैसे आपने नाम सुना होगा हिंद, एवं, शक, पहलवों और कुषाण, इनमें सबसे लंबा शासन किसके द्वारा किया गया था, जी हाँ, सबसे लंबा शासन किस वंश के द्वारा किया गया था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। रुद्रदामन का संबंध सातवाहन के किस शासक के से था, उसके समकालीन कौन कौन से शासक थे। और रुद्रदामन का संबंध सातवाहनों के किन किन शासकों से था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और शकों और सातवाहनों में वैवाहिक संबंध किस प्रकार था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। सातवाहनों के प्रमुख 4 शासकों का आप नाम बताइए। और गौतमीपुत्र सतकर्णी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, जी हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। और गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन का बनने वाला शासक के क्रम में कौन सा नंबर आता है। सातवाहनों के द्वारा प्रमुख रूप से आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए थे, उन बिंदुओं पर आप अपनी नज़र दौड़ाइएगा और कुछ बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। जैसे बहुत सारे गुफाओं, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर मित्र। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों पर आप विचार करिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर जब मैं संपूर्ण इतिहास का लेक्चर दूंगा वहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके पहले अभी तक आपने जो इतिहास को पढ़ा है, कितना समझा या कितने आंसर आप जानते हैं, उसके बारे में आप खुद अपने आप को जज करिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था। आइए फिर हम आगे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब सातवाहन के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन किया, शकों के बारे में कुछ क्वेश्चन किया, हिंदवनों के बारे में मैंने क्वेश्चन किया। इसके अलावा कलिंग के शासक खारवेल के बारे में मैंने कुछ चर्चा किया। अब आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि सुदर्शन झील, जी हाँ, सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है, और सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। जी हाँ, सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, ये भी बताने का प्रयास आप करिएगा। ठीक है मित्र, कोशिश करिएगा, आप इस चीज़ को कोशिश करिएगा, आप आंसर देने का प्रयास करिए। अगर आप इसको खोजने का भी प्रयास करिएगा, नहीं मिलेगा तो संपूर्ण इतिहास के लेक्चर में दिया जाएगा। कलिंग का शासक खारवेल था, और खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप और बताइएगा कि
कुषाण कहाँ से आए हुए थे और कुषाण का महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे। ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक कनिष्क किस वंश का शासक था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और कनिष्क का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और सिल्क मार्ग कहाँ से कहाँ तक था और सिल्क मार्ग किस लिए फेमस था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। गंधार कला शैली क्या होती है, मथुरा कला शैली क्या होती है, इनमें आप 3 अंतर करके बताइएगा। 3 अंतर आप करके बताइएगा कि गंधार शैली और मथुरा कला शैली में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ये भी बताने का प्रयास करेगा। और बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में कब विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान, किस समय इसको विभाजित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए गुप्त के बारे में अब आप बताइएगा कि गुप्त किसके सामंत थे और गुप्तों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी और आगे चल के गुप्तों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी। क्लियर, थोड़ा लेक्चर मेरा फास्ट तो नहीं हो रहा है, लेक्चर तो फास्ट नहीं हो रहा होगा, आप सुनने का प्रयास करिए, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैंने पूछा कि गुप्त किसके सामंत थे और गुप्तों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी और आगे चलकर गुप्तों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये है कि ये बताने का प्रयास करिएगा कि गुप्त वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए थे। तो गुप्त वंशों में आप ये बताइए कि अंतिम गुप्त वंश का शासक कौन था, अंतिम गुप्त वंश का शासक कौन था। फिर ये बताइएगा कि एरण अभिलेख किस शासक का है और सती प्रथा के बारे में जानकारी मुझे किस अभिलेख से पता चलता है। स्कंदगुप्त के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किस शासक के प्रमुख अभिलेख हैं। ठीक है, हुड़ों का आक्रमण, जी हाँ, हुड़ों का आक्रमण सर्वाधिक किसके समय हुआ था, हुड़ों का आक्रमण सर्वाधिक किसके समय हुआ था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। दूसरा चीज़ ये बताने का प्रयास करिएगा अमरकोश किसके द्वारा रचना की गई है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन कौन से 9 रत्न हुआ करते थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि गुप्त काल के चिकित्सक सर्वाधिक फेमस चिकित्सक कौन था और शुंग काल में सर्वाधिक फेमस चिकित्सक कौन था और बिंबिसार के दरबार में रहने वाला सर्वाधिक फेमस चिकित्सक कौन था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा पाणिनि और महासभाष्य और वरुचि के द्वारा कौन सी रचना रचित की गई थी, ये भी बताइएगा कि धन्वंतरि कौन था, महाभास कौन था और पाणिनि कौन था, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी और ये किसके दरबार में रहते थे। क्लियर, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था कि दक्षिण भारत में अभियान करके वहाँ के 12 शासकों को पराजित किया था और उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है और किसके पुस्तक में इस बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि गुप्त वंश में वो कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण किया था और गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से गुप्त वंश में कौन सा ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर बीड़ा का चित्रांकन किया था, जिससे ये पता चलता था कि वो बीड़ा का बहुत बड़ा शौकीन होता था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। गुप्त वंश के किस शासक को क्या नाम है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों का नाम क्रमशः आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर, इसके अलावा आप ये बताइएगा कि गुप्त वंशों के समय वाकाटक के शासकों के बीच किस तरीके से संबंध था, गुप्त वंश के शासकों से नागों से किस तरीके से संबंध था और गुप्त वंश के शासकों का शक वंश के शासकों से किस तरीके से संबंध था, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। दूसरा चीज़ आप ये मुझे बताइए किन कारणों की वजह से, जी हाँ, किन कारणों की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर क्या किया था, आक्रमण किया हुआ था और इस बारे में जानकारी किस अभिलेख से पता चलता है। क्लियर, उन कारणों को भी आपको बताना होगा किन कारणों की वजह से वो अटैक किया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि संघ संवत
विक्रम संवत और गुप्त संवत और इलाही संवत और हिजरी संवत, ये सारे संवत कब कब जारी किए गए थे और इस समय भारत का शासक कौन था? जी हाँ, ये सारे संवतों के समय भारत का शासक कौन कौन था? एक बार आप और प्रश्न को सुन लीजिए। शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, इलाही संवत और हिजरी संवत के समय भारत का शासक कौन था? यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर? अब आगे की हम तरफ बढ़ते हैं मित्र। आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि आखिर में वाकाटक किस वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में आते हैं, और वाकाटक का और गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध किस प्रकार से था, और गुप्तों का संबंध वज्जी के शासकों से किस प्रकार से था? जी हाँ, वज्जी के लोगों से किस प्रकार से गुप्त वंश के शासकों का संबंध था। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि गुप्त आखिर में थे कौन? देखिए मित्र, जो वंश आते हैं कम से कम उनसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गुप्त कौन थे। गुप्त क्षत्रिय थे कि गुप्त ब्राह्मण थे कि गुप्त वैश्य थे कि गुप्त शूद्र थे? इसके अलावा ठीक इसी तरीके से बताइए शुंग कौन थे? शुंग ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? मौर्य कौन थे? ये गुप्त थे कि क्षत्रिय थे कि शूद्र हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है। तो आप अंतिम रूप से निर्णय देते हुए ये बताइए कि आखिर में ये वंश वर्ण व्यवस्था के किस भाग से ताल्लुक़ रखते थे। क्लियर? अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, गुप्तों के हिस्से में बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि क्या नाम है, गुप्तों के समय सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके समय पाया जाता है, और गुप्त वंश को स्वर्णकाल के युग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या सोने के सिक्के के अधिकता होने के कारण इसको स्वर्णकाल के युग के नाम से जाना जाता है, कि सामाजिक जटिलता की व्यवस्था यहाँ अधिक आ जाने के कारण इसको जाना जाता है, कि इसके समय साहित्य की रचना बहुत ज़्यादा हुई है इसके वजह से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए कि भास कौन थे और विशाखा दत्त कौन थे? भास कौन थे? विशाखा दत्त कौन थे? कड़ाद कौन था? ठीक है, जैमिनी कौन था? आखिर में ये सब कौन थे? कपिल मुनि का संबंध किससे है? गौतम मुनि का संबंध किससे है? ठीक है, ये सब आप बताइएगा। गौतम का संबंध किससे है? कपिल मुनि का संबंध किससे है? कड़ाद का संबंध किससे है? जैमिनी का संबंध किसके हैं? और इसके अलावा मैंने पूछा कि मुद्रा राज का संबंध विशाखा दत्त का संबंध किससे है और भास का संबंध किसके हैं, और ये किस शासक के समकालीन रहते थे या ये किस वंश के समकालीन रहते थे? ये सारे जो साहित्यकार हैं ये किसके समकालीन हुआ करते थे? एक क्वेश्चन आपसे और है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे और कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी, और उस पुस्तकों में जो रचना की गई थी उनका संबंध किस नाटक से था? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सारे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद जांचिए कि हमारी तैयारी कितनी है। देखिए, आपने क्या पढ़ा है उससे मुझसे मतलब नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ा है वो आपके कॉन्शियस माइंड में कितना है और आप क्या उसको इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो वन लाइनियर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। देखिए, अगला आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया गया था, उस विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था और विक्रमशिला नष्ट नहीं किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? अब आप ये मुझे बताने का प्रयास करिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसने किसने शिक्षा ग्रहण किया है। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले कुछ व्यक्तियों के आप नाम बताइए, चाहे वो शासक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जो भी पुरोहित वर्ग हो, जो भी हो, आप उनके कम से 4-5 नाम बताने का प्रयास करिएगा जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा को ग्रहण किया हुआ था। और ये तक्षशिला पड़ता कहाँ है ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि फायान कौन था और फायान के द्वारा रचित पुस्तक कौन थी
और ये आया कहाँ से था, और ये भारत के किन किन शहरों में गया था। जी हाँ, देखिए कई बार तो ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया कि फायान किसके समय आया था, ये तो सबको पता है, और ये कहाँ से था ये भी सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर में फायान भारत के किन किन शहरों में गया था और फायान लगभग भारत में कितने वर्ष था। ठीक इसी तरीके आपको ह्वेनसांग के बारे में बताना है कि ह्वेनसांग कौन था और ये कहाँ से आया हुआ था, इसके द्वारा पुस्तक कौन सी रचित की गई थी, और जब ये यहाँ पे आया था तो इस समय भारत में शासन कौन कर रहा था, और ये भारत में लगभग कितने वर्ष था, और ये भारत में कहाँ कहाँ गया हुआ था, उन सारे स्थानों को भी आपको दर्शाना होगा। जी हाँ, अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, और क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि सुलेमान किसके समय आया हुआ था, सुलेमान किसके समय आया हुआ था, और सेंट थाइमन किसके समय आया हुआ था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। देखिए कुछ चीज़ें तो मैं आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछूंगा जो कॉन्टिन्यूटी में नहीं समाहित है, क्योंकि अगर मैं कॉन्टिन्यूटी में लगातार पूछूंगा तब तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हो कि सर हाँ इस शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का संबंध इस शासक से है। कुछ तो आपको भी तो उलझना होगा, क्योंकि अगर आपको सुलझना है तो उलझना जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर तब होगा जब हम संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर देंगे, वहाँ पर होगा। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न ऐसे लेकर आएंगे जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आधुनिक भारत में भी, आधुनिक भारत के क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में होंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम मिश्रित करके लेके चलेंगे ताकि आप अपने दिमाग को तेज़ी से दौड़ा सकें। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। ठीक है, तो आप जो मैंने अभी तक क्वेश्चन किया गुप्तों के समय, यानी कि गुप्तों के वंशों से रिलेटेड जो अभी तक मैंने क्वेश्चन किया, तो उम्मीद मैं करता हूं कि लगभग इन सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए होंगे, और कोशिश कर रहे होंगे कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले हैं जिसको मुझे ढूंढना चाहिए या तो फिर संपूर्ण लेक्चर का इंतजार करना चाहिए, यही आप सोच रहे होंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गुप्तों के वंशों के पतन के बाद इतिहास में एक अंधकार का युग छा जाता है, और उस अंधकार के युग में इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि आखिर में हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन कौन था? ये कहाँ का रहने वाला था? इसका शशांक से किस तरीके से संबंध था? इसका गिरिवर्मा का संबंध किस तरीके से था? शशांक के कुल कितने भाई और बहन थे? और हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? और वो कौन सी परिस्थितियां बनी कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हुआ था? क्लियर। ये सारे क्वेश्चन को जवाब आप देना होगा। अब आप ये बताने का प्रयास करिएगा बालभट्ट किसके समय रहता था? बालभट्ट किसके समय रहता था, और बालभट्ट के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी थी जिसके माध्यम से मुझे हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक था? ठीक, गुजरात से इसका किस प्रकार से संबंध था? और हर्षवर्धन का युद्ध मध्य भारत में किस शासक से होता था जिसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था? जी हाँ, उस शासक का नाम बताना होगा जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया हुआ था, और वह किस वंश का शासक था, और जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था वह किस वंश का शासक था, और किस वंश का शासक था उस शासक का नाम बताना होगा, और इसके बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है ये भी आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया हुआ था उसको पराजित करने वाला कौन था, और वो किस वंश से विलांग रखता था, उस शासक का भी नाम आपको बताना है। तो मैं को रिलेटेड लेके चलूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन किन मामलों में धार्मिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, वो कन्नौज में कितने वर्षों के बाद सम्मेलन करता था? प्रयाग में कितने वर्षों के बाद सम्मेलन करता था? कितने वर्षों के बाद वह हर साल के बाद, मतलब कितने वर्षों के बाद वो प्रयाग में जाकर बड़ी मात्रा में दान करता था? ये आपको भी ध्यान में रखना होगा। और हर्षवर्धन जो था ये किस धर्म का अनुयायी था? जी हाँ, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था इसके बारे में भी आप बताने का प्रयास करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर्षवर्धन से संबंधित जो मैंने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे हम जब बढ़ते हैं मित्र, तो
आप ये बताने का प्रयास करिए कि आखिर में हर्षवर्धन के पतन होने के बाद कन्नौज पर कौन सा वंश आता है, कन्नौज पर कौन सा वंश आता है। जी हाँ, कन्नौज पर कौन सा वंश शासन करता है और उसके 2 शासकों का नाम बताइए जो पाल वंश के शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जो प्रतिहार वंश के शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी हाँ, उन दोनों शासकों का नाम बताना होगा, जो प्रतिहार वंश के शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जो पाल वंश के शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बताइए कि जो भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिकोणात्मक युद्ध था वो किस क्षेत्र को लेकर हुआ था और क्यों लेकर हुआ था। क्लियर, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि त्रिकोणात्मक युद्ध किन किन वंशों को लेकर हुआ था और इन वंशों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली वंश कौन था। जी हाँ, त्रिकोणात्मक युद्ध किन किन वंशों के बीच हुआ था और इन 3 वंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा वंश था। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सा वंश है जिसकी तुलना हिमालय पर्वत से की गई है, कि जिस तरीके से हिमालय पर्वत ध्रुवों से आने वाली पवनों को रोकता था उसी तरीके से ये वंश विदेशी आक्रमण को रोकता था। जी हाँ, अंतिम रूप से बताइए कि त्रिकोणात्मक युद्ध में, जी हाँ, त्रिकोणात्मक युद्ध में अगर हम बात करें तो त्रिकोणात्मक युद्ध में कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कौन करता है। जी हाँ, कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कौन करता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और त्रिकोणात्मक युद्ध में भाग लेने वाले वंशों में लंबे समय तक शासन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और त्रिकोणात्मक युद्ध में वो कौन सा वंश था जो सबसे पहले पतन हो जाता है। क्लियर। और प्रतिहार वंश में प्रमुख शासक कौन कौन थे, उन शासकों का नाम बताना है। राष्ट्रकूट में प्रमुख वंश कौन कौन शासक थे, उन शासकों का नाम बताना है। और पाल वंश में प्रमुख शासक कौन कौन थे, उन सारे शासकों का नाम बताना है। सुलेमान, जी हाँ, सुलेमान किसके समय आता है, सुलेमान किसके समय आता है, जैसा कि मैंने पहले पूछा है, फिर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सुलेमान किसके समय आता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। दूसरा चीज़ आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाले प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश में से ऐसे कौन से शासक थे जो भाग नहीं लिए हुए थे, ये भी आपको बताने का प्रयास करिएगा। आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं मित्र, तो आप ये बताइए, जी हाँ, आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, राष्ट्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था और पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। और आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, और पाल वंश के किस शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रकूट के किस शासक के द्वारा, जी हाँ, किस शासक के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। जी हाँ, राष्ट्रकूट के किस शासक के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूटों का प्रतिहारों का पाल वंश का कितना महत्व है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं मित्र, जो त्रिकोणात्मक और त्रिपक्षीय युद्ध है ये लगभग लंबे समयों तक चलता है। अब हम आगे आते हैं तो राजपूतों का काल आता है। तो राजपूतों के काल से संबंधित ढेर सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने से पहले कुछ प्रश्न और भी हैं। जैसे आपको एक चीज़ ये बताना होगा कि राजशेखर, जी हाँ, राजशेखर किसके समकालीन था और राजशेखर के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर आप रट लीजिएगा। क्लियर। इतनी बातें आप इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगर इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं आप, तो ये समझिए कि आपकी इतिहास पर पकड़ है इस टॉपिक से। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी किन परिस्थितियों में भारत पे आक्रमण किया और महमूद गजनवी के द्वारा भारत पे पहला आक्रमण और अंतिम आक्रमण कब किया गया था, और महमूद गजनवी
गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था और गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता से समर्पित था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और उस समय गुजरात में कौन शासक रहता था। इसके अलावा आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि महमूद गजनवी का संबंध सुबुक्तगिन अलप्तगिन से किस प्रकार था। और महमूद गजनवी भारत में आक्रमण जब करता है तो उस समय भारत के हिंदू शाही वंश का शासक कौन था और हिंदू वंश का वो कौन सा शाही शासक था जिसने अलप्तगिन को पराजित किया था। उसी का अपमान बदला लेने के अलावा भारत में लूट के उद्देश्य से महमूद गजनवी आया हुआ था। क्लियर। और महमूद गजनवी के द्वारा प्रारंभिक में उन 5 स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर उसने क्रमशः भारत में आक्रमण किए हुए थे। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि महमूद गजनवी के टक्कर देने वाला राजपूतों के वंश में कौन सा शासक मजबूत था, उस शासक का नाम बताइए और वो किस वंश से रिलेटेड था। क्लियर। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए महमूद गजनवी के संदर्भ में। और एक चीज़ आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। और ये भी बताइए कि जौनपुर के शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की हुई थी। और ये बताइए कि भारत के इतिहास में सुल्तान सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, ये बताइए। और दिल्ली सल्तनत में पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को कोरिलेटेड करके आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। आते हैं राजपूतों के वंशों के बारे में बताइए। तो राजपूत के कम से कम आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कम से कम 8-9 वंशों का नाम बताइए। 8-9 वंशों का नाम बताइए और उनकी राजधानियों के बारे में बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ये बताने का प्रयास करेगा। और विद्याधर किस वंश का शासक था और पृथ्वीराज चौहान किस वंश का शासक था। अजय राज अलोराज ये किस वंश के शासक थे। मोहम्मद गोरी जिस समय भारत में आक्रमण किया था उस समय चौहान वंश के कौन कौन शासक थे। जी हाँ, मोहम्मद गोरी जिस समय आक्रमण भारत में किया था उस समय चौहान वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था। और एक चीज़ आपको महमूद गजनवी के संदर्भ में और बताना होगा मित्र कि महमूद गजनवी के साथ, जी हाँ, महमूद गजनवी के साथ ऐसे कौन कौन से उसके दरबार में रहने वाले लोग भारत में प्रवेश करते थे, वो भी आप बताना होगा। और ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि अलबरूनी के उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उसने भारत के सामाजिक व्यवस्था पर अपना दृष्टिपात किया है। यहाँ के शासकों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी उसने लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। क्लियर। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय मोहम्मद गोरी आक्रमण किया था उस समय चौहान वंश के कौन कौन से शासक थे। मोहम्मद गोरी, जी हाँ, मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करने के उसके क्या क्या उद्देश्य थे। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने के भारत में क्या क्या उद्देश्य थे। मोहम्मद गोरी आखिर में भारत आक्रमण क्यों किया और उसके उस समय परिस्थितियाँ क्या थी। ठीक है, इनके आक्रमण करने के उद्देश्यों के भी बारे में आप बताने का प्रयास करिएगा। और ये भी बताइएगा जिस समय मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है उस समय उसके साथ कौन सूफी संत उसके साथ भारत में प्रवेश करते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण और अंतिम आक्रमण कब हुआ था, ये बताने का प्रयास करिए। अब हम आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था और जिस समय मोहम्मद गोरी गुजरात पर अटैक किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। जी हाँ, गुजरात का मतलब कि सोलंकी वंश का शासक कौन था उस समय। क्लियर। इसके प्रश्न को जवाब आप देने का प्रयास करिएगा। अगला हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आल्हा उदल, जी हाँ, आल्हा उदल ये दोनों नामक भाई किस वंश के शासक के समय रहते थे जिनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इन शासकों का नाम भी आपको बताना होगा। और चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले दो कवियों का नाम बताइए, ये भी आप बताइए। अगला, श्रीहर्ष और लक्ष्मीधर ये किसके दरबार में रहते थे। श्रीहर्ष और लक्ष्मीधर ये
किसके दरबार में रहते थे, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के किस शासक को हराकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच किन कारणों की वजह से आपस में पड़ती नहीं थी, जिसके वजह से जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था, उन कारणों को भी बताने का प्रयास करिएगा। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कब कब युद्ध लड़े गए थे, इन दोनों युद्धों का आखिरी रूप से परिणाम क्या निकलता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब होता है और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन भी थोड़े से जटिल होते जाएंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र, तो आप ये बताइएगा कि भारतीय इतिहास में कितने वंश मिलकर एक संघ बनाए और ये सारे संघों ने मिलकर मोहम्मद गजनी को परास्त नहीं कर पाए थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि परमार वंश का कौन सा शासक था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था, ये भी बताने का प्रयास आप करिएगा। क्लियर, ये आप इतने क्वेश्चन पर विचार करिएगा। और परमार वंश का एक प्रमुख शासक था मुंज, उसने किस वंश के शासक को 6 बार पराजित किया हुआ था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। उस शासक का नाम बताना होगा, उस वंश का नाम बताना होगा जिसका परमार का शासक मुंज ने उसको 6 बार पराजित किया हुआ था। ठीक है, परमार वंश को किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी, और परमार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो सर्वाधिक विद्वानों में उसकी गिनती की जाती थी, साहित्यकारों के रूप में उसकी गिनती की जाती थी, उस शासक का नाम आपको बताना होगा। क्लियर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ ये बताना होगा कि जयचंद्र किस वंश से ताल्लुक़ रखता था, और जो वंश था उस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा कि उस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न पूछे हैं इन सारे प्रश्नों को आप जानने का प्रयास करेंगे और इसका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लिए तो आप पर इतिहास पर पकड़ समझिए कि हो गई है। जी हाँ, किसके दृष्टि से, प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी पकड़ हो गई है। हाँ, 20% आपकी इस पर अगर इतना आंसर दे रहे हैं तो 20% समझ लीजिए कि मेंस पर भी आपकी पकड़ होती चली जा रही है। मेंस में आपको कम मेहनत करना होगा अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है मित्र, तो कोशिश करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कहीं कमियाँ आपको देखने को मिल रही होगी तो उस कमियों को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा भी लग रहा होगा तब भी कमेंट करिएगा, बुरा लग रहा होगा तब भी कमेंट करिएगा। हमको उससे कुछ सीखने को तो मौका मिलेगा। आप मुझसे कितना सीख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में जानूं, इसके लिए आप कमेंट करिए। इससे मुझे आपकी सोच के बारे में पता चलेगा और मुझे अपनी कमी के बारे में भी पता चलेगा। क्लियर, दोनों चीज़ें मुझे पता चलेगा। आइए मित्र, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पाल वंश के पतन होने के बाद, जी हाँ, पाल वंश के पतन होने के बाद कौन सा वंश आता है, और पाल वंशों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन है। पाल वंश के पतन होने के बाद कौन सा वंश आता है, इन वंश के शासकों का क्रम बताइए। इन वंश के शासकों का आप क्रम बताने का पूरा प्रयास करिए कि इनमें कौन कौन से शासक आते हैं। ठीक है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, आगे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दान सागर और अद्भुत सागर के रचनाकार कौन थे। दान सागर और अद्भुत सागर के रचनाकार कौन है, उस शासक का नाम बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। अब देखिए, राजपूतों के संदर्भ में देखा जाए तो आपने इतनी सारी चीज़ें अगर राजपूतों के बारे में पढ़ ले रहे हैं तो ये काफ़ी वो फेमस प्रश्न हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे और भी प्रश्न इससे बनते हैं, लेकिन वो सारे प्रश्नों का उत्तर हम जब संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें लेक्चर के माध्यम से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देख लेते हैं कि जब राजपूतों का काल समाप्त होता है, जी हाँ, राजपूतों का काल समाप्त होता है तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का काल आ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड और एवं प्राचीन इतिहास और प्लस आधुनिक इतिहास में हम कुछ मिश्रण भी डालेंगे, 20% इसमें मिश्रित भी रहेगा क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन देने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर हम शासक का नाम लेंगे और उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ इसी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे का बुकलेट में सारी चीज़ें टॉपिक वाइज रहती है। अगर पता चला कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा हो रही है, अकबर के बारे में चर्चा हो रही है, तो उससे रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न तो उसी में पूछ दिए जाते हैं, तो आप उसका आंसर तो जवाब आसानी से दे सकते हो कि जब इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आंसर इन्हीं में से तो होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा मिश्रण करके क्वेश्चन पूछेंगे संपूर्ण, जैसा कि संपूर्ण इतिहास पर मेरा ये प्रश्न ही है, लेकिन अगर टॉपिक वाइज पूछेंगे तब तो आप तो जवाब तो आसानी से दे सकते हैं। थोड़ा से आपको दिमाग चलाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे मिश्रण करूँगा, क्योंकि ऐसा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर? और ख़ुद आप अपने आप को जज करिएगा। आइए अब हम आगे की तरफ मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश कर गए हैं। मेडिवल हिस्ट्री में तो हम त्रिकोणात्मक एवं त्रिपक्षीय युद्ध के में ही पहुँच चुके थे। एक मित्र वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और था, अरबों यानी मोहम्मद बिन कासिम या अरबों का जिस समय आक्रमण होता है उस समय सिंध का राजा कौन होता है और उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन होता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप बताने का प्रयास करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अल-मसूदी, जी हाँ, अल-मसूदी किसके समय किसके समय यहाँ पर आता है और या भारत के किस शासक के दरबार में रहता है, उस अल-मसूदी का नाम बताइएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि मोहम्मद गोरी के मुख्य रूप से कौन कौन गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के कौन कौन से गुलाम थे, उन गुलामों का नाम बताइए, और वो भारत में अपना क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थापित किए हुए थे, ये भी आपको बताने का प्रयास करिएगा। मोहम्मद गोरी के किस गुलाम के साथ इल्तुतमिश से युद्ध हुआ था और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। फिर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, मोहम्मद गोरी के किस गुलाम के साथ इल्तुतमिश से युद्ध होता है और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर रहता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है, किसके द्वारा होती है, किन परिस्थितियों के कारण होती है, वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह और अपनी बहन का विवाह किसके साथ करता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। कुतुबुद्दीन के पुत्र की मृत्यु कैसे होती है, किस षड्यंत्र के उपरांत होती है, ये भी बताने का प्रयास आप करिएगा। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब माना जाता है, कब से कब माना जाता है, इन सारे शासकों का आप क्रम बताइए। क्लियर? रजिया सुल्ताना, जी हाँ, रजिया सुल्ताना का शासनकाल का डेट बताइए। बलबन के शासनकाल का आप डेट बताइए। गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन था, आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा वंश किसका चलता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और दिल्ली सल्तनत काल में वो कौन सा शासक था जो सबसे अधिक समयों तक शासन किया हुआ था, वो भी बताने का प्रयास करिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था और वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था और दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा गया था। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके समय वास्को डी गामा भारत में आया था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो दरबारियों को खड़े होने पर खुद खड़ा रहता था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सिल कर करता था, वो कौन सा शासक था। देखिए, मैं इसी तरीके से प्रश्न पूछूंगा, एक शासक का नाम लेकर हम क्रमशः नहीं पूछेंगे, पूरी क्रमबद्धता रूप से इतिहास आपको देखने का मौका संपूर्ण इतिहास में ही मिलेगा। ये मेरी प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपका टेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, इसमें आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, ये आप अपने आप को जज करिए। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों के अलावा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की हुई थी। ठीक है,
हजरत आला रैयत आला की उपाधि किसने धारण की हुई थी, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, अक्ताई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, हजार खंबा का निर्माण किसने करवाया था, हजार दिनारी किसे कहा जाता था। क्लियर, हजार खंबा का निर्माण किसने करवाया था, हजार दिनारी किसे कहा जाता था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। रैयत आला किसे कहा जाता था, हजरत आला किसे कहा जाता था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। किसको हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, किसको हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की हुई थी। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण होती है। 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। कुतुब मीनार की नियुक्ति किसके द्वारा करवाई जाती है। कुतुब मीनार 5 मंजिले का निर्माण किस शासक के द्वारा किया जाता है। किसने कुतुब मीनार के भूकंप के आने के नष्ट होने के बाद उसकी मरम्मत करवाता है। कौन सा शासक ये था कि जब कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है उसके नष्ट होने के बाद वो 3 मंजिले का निर्माण करवाता है। क्लियर, इतने क्वेश्चन आप जानते हैं कि नहीं। इसके बाद लाख बख्श, जी हाँ, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था और क्यों कहा जाता था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर, चंगेज खां का आक्रमण, जी हाँ, चंगेज खां का जिस समय आक्रमण होता है उस समय भारत का कौन सा शासक रहता है। जिस समय भारत में तैमूर लंग का आक्रमण होता है उस समय भारत का कौन सा शासक रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने शायद पहले पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया हुआ था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। टंका और जित्तल नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। तुर्क एक चहलगामी की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तुर्क एक चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया था। एकता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था। सिजदा और पैबोस लाने वाला कौन सा शासक था और नौरोज़ त्यौहार को भी लाने वाला कौन सा शासक था। नौरोज़ त्यौहार को किसने समाप्त किया। सिजदा और पैबोस को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो 24 कष्टदायक कर को माफ़ कर देता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान संघी शासक किसे कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान संघी शासक किसको कहा जाता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को पैगंबर कहता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता है। दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा सुल्तान था जो सरकारी सेवाओं के लिए आनुवंशिक पद निर्धारित करता है। और दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सेवाओं में जो राजकीय सेवाएं होते थे उसके आनुवंशिक पद को समाप्त कर दिया, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्त करवाने की व्यवस्था की गई। दिल्ली सल्तनत के कौन सा वो शासक था जिसके समय बाजार नियंत्रण की प्रणाली बहुत अच्छी मानी जाती थी। मंगोलपुरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मंगोलपुरी किसके द्वारा नष्ट की गई थी। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय होता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासक बनने से पहले उसको किस नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी अपना वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति ऐसा था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था। और दक्षिण भारत में जब अभियान किया था तो उसने किस वंश के शासकों को पराजित किया था। और उस समय दक्षिण भारत के वंश के कौन कौन से शासक रहते थे, उन सारे शासकों का नाम, उन सारे वंशों का नाम। कहनूर हीरा की प्राप्ति अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को होता है और कहाँ से होता है और किसके द्वारा भेंट की जाती है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा सबसे सर्वोत्तम बनाई जाती है। देखिए मित्र,
कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिवाइज हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज नहीं होंगे। मुश्किल से 2% हो सकता है कि हमारे इस क्वेश्चन में रिवाइजेस क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। क्लियर। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसको लोक कल्याणकारी निरंकुश अकबर कहा जाता है? अब इससे रिलेटेड आप बताइए, पुरगामी अकबर किसे कहा जाता है? पुरगामी अकबर किसे कहा जाता है और अग्रगामी अकबर किसे कहा जाता है? दोनों बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। अगला आप बताइए कि होम टैक्स चराई कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा सर्वाधिक न केवल नहरों का निर्माण किया गया था बल्कि कारखानों और नगरों की भी स्थापना की गई थी? जौनपुर की स्थापना कौन करता है, कब करता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और जौनपुर को किसके द्वारा अंतिम रूप से स्वतंत्र घोषित करा लिया जाता है, उसका भी नाम बताइएगा। और जौनपुर जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र जौनपुर पर कितने शासकों ने शासन किया और उन शासकों में कौन अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था, ये भी बताइएगा। और जब जौनपुर स्वतंत्र हो गया तो उसको विलय दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया जाता है और किसके समय जौनपुर स्वतंत्र हुआ था, और जौनपुर का अंतिम स्वतंत्र शासक का शासक कौन था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइएगा जिसके कार्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर जैसे बड़े साम्राज्य का उदय होता है। बड़े साम्राज्य का उदय होता है, उस शासक का नाम भी बताने का प्रयास करिएगा। दीवाने ए अमीर कोही, दीवाने ए अमीर कोही, दीवाने ए बंदगान, दीवाने ए इस्तिहाक, फिर से नाम सुन लीजिए। दीवाने ए अमीर कोही, दीवाने ए बंदगान, दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए रसालत, दीवाने ए विजारत और दीवाने ए वजारत और दीवाने ए खैरात, इस सारे विभाग किन किन शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था और इनका संबंध किस किस विभाग से था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? लौह और तलवार की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा कौन था इस समय। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं मित्र, तो आप ये बताइए कि लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और गुरु नानक, जी हाँ, गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, ये किसके समकालीन इनका जन्म होता है? किसके समकालीन इनका जन्म होता है, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। इसके बाद गयासुद्दीन की तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे होती है, ये बताइएगा। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ बनाया गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ बनाया गया है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? जी हाँ, बाबा फरीद के किसके शिष्य थे और बाबा फरीद का कौन सा शिष्य था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। किस शासक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तुगलकाबाद की स्थापना किसके द्वारा करवाया जाता है? चित्तौड़ को जूना खां नाम किसके द्वारा दिया जाता है? देवगिरी को दौलताबाद का नाम किसके द्वारा दिया जाता है? और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात पर, चित्तौड़ पर, रणथंभौर पर अटैक होता है, तो वहाँ का शासक कौन था? मलिक कफूर को किस वंश के अभियान के द्वारा खरीदा जाता है? ये क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन क्यों इतना घुमा के पूछ रहा हूँ, मैं इतिहास पर यहाँ संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन में कर रहा हूँ। बताने का प्रयास करिएगा, ये सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब, देखिए मित्र, क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन का जवाब भी मेरे पास है।
और ये सारे जवाब जब मैं संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर दूंगा तो वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे आ रहा होगा तो थोड़ा से वीडियो में भी परिवर्तन आपको आ रहा होगा, थोड़ा से लाइट का प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, धूप और छाँव आपको दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाग है भाई, तो बाग में धूप और छाँव दोनों रहते हैं और ये धूप और छाँव मुझे सुख और दुख का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, जंगल मुझे बहुत कुछ सिखाता है और इस जंगल पर मेरा भी एक वीडियो बना हुआ है। मैंने किसी वीडियो पर लेक्चर के माध्यम से इस पर भी बनाया हूँ मोटिवेशनल में कि जंगल के कटने से समानता में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। इस टाइप के मैंने मोटिवेशनल में बहुत पहले वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। मुझे तो भाई नेचुरल से प्रेम है और आपको कितना प्रेम है वो आप जाने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी होती है अपने स्वार्थ की बलि देना। खैर, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरा ये जो संपूर्ण इतिहास पे प्रश्नों की जो एक सीरीज चल रही है, जो एक श्रृंखला चल रहा है, तो इसी श्रृंखला में क्रमवार हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि टाइम अभी है 1 घंटे जब हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है, 1 घंटे के ऊपर कुछ कटिंग हो जाता है, लगातार वीडियो अपलोड करने में कभी कभी हो जाता है, स्पेस लेकर प्रॉब्लम हो जाता है या अन्य कोई और तकनीकी के प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें अगर हो जाती है तो पूरा किया गया मेहनत बेकार हो जाता है। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ और हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए, देखना पड़ता है कितना समय हुआ, क्योंकि उधर धूप है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड में आपने जो सारे प्रश्न पूछे हैं, ये सारे प्रश्नों को आप जरूर याद करिएगा, निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे और प्रश्न हैं जो संपूर्ण इतिहास के लेक्चर में दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जितने भी प्रश्न पूछे हैं इनमें से ढेर सारे प्रश्न PCS SSC में ये सारे प्रश्न पूछे गए और आने वाले समयों में सुपर टेट और टेट और पेट जैसे एग्ज़ामों में ये सारे प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अब ज़रा सोचिए कि इतनी लंबी बुक इतिहास के पढ़ने से अच्छा है कि एक बार कम से आप इन सारे क्वेश्चन को कम से कम समयों में तो सुन तो लीजिए, ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ इतने क्वेश्चन हैं इसमें, और आपको अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करने में मज़ा आता है। जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मुझे ये लक्ष्य भेदना है और इतने समय में भेदना है, कुल मिला जुला कर मार्गदर्शन, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो लक्ष्य भेदना आसान हो जाता है। अन्यथा अंधेरे में तीर लगाना किस्मतवादी विचारों को इंडिकेट करता है, न कि कर्मवादी। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो आप भी क्वेश्चन देखे हैं, तो इसके साथ अब हम कुछ मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण आपने देखा, आगे हम देखते हैं। तैमूर लंग का आक्रमण तो आपने देखा ही, आगे देखते हैं बाबर। जी हाँ, बाबर जब भारत में अटैक करता है तो उस समय भारत की स्थिति क्या होती है, क्या होती है जिस समय वो स्थिति करता है, और बाबर कहाँ का रहने वाला था, बाबर किस वंशज से बिलोंग करता था, इसके माता और पिता का क्या नाम था, बाबर को आमंत्रित करने वाला कौन था। जी हाँ, हसन खां और दौलत खां कौन थे। अगला आप बताइए, दिल्ली सल्तनत में एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट था, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के किन किन शासकों के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया और बलबन दिल्ली सल्तनत के किस शासकों के समकालीन हुआ करते थे, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? और खम्स और ज़कात ये कर क्या होते थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और सर्वप्रथम सिंचाई कर किसने लागू किया था, सर्वप्रथम सिंचाई कर लागू कौन किया था दिल्ली सल्तनत काल में। अब हम आते हैं, बाबर भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं बाबर के किस युद्ध में भाग लेता है, किस युद्ध में भाग लेता है। पानीपत का युद्ध,
पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब कब होता है और किन किन शासकों के बीच होता है, और पहले बार बाबर ने किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। जी हाँ, और उस्ताद अली और उस्मान खान कौन थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और किस युद्ध के बाद उसने कलंजर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध के बाद, जी हाँ, बाबर ने किस युद्ध के बाद बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की, और बाबर ने किस युद्ध के बाद शाहरुख सिक्का चलाया था। जी हाँ, बाबर ने किस युद्ध के बाद शाहरुख सिक्का चलाया हुआ था। ठीक है मित्र, बाबर किस युद्ध के बाद शाहरुख सिक्का को जारी किया था। बाबर के किस युद्ध में हुमायूं ने भाग लिया था, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबर जिस समय भारत में आया था उस समय हिंदू से ताल्लुक़ रखने वाले महत्वपूर्ण दो वंश कौन थे, या वो दो क्षेत्र कौन थे, और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को किन दो शासकों से सतर्क रहने के लिए कहा था। बताइएगा इस चीज़ को, किस शासक से सतर्क रहने के लिए बाबर ने कहा था। अगला, मुगल वंश की शासकीय भाषा कौन थी, मुगल वंश की राजकीय भाषा कौन थी या शासकीय भाषा कौन थी। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा जाता है। बाबर के कुल कितने पुत्र थे, बाबर के कुल कितनी पुत्रियां थीं, बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बाबर को दफनाया कहाँ गया था। क्लियर। ज़्यादा मेरे क्वेश्चन राजनीतिक से यहाँ पे रिलेटेड हैं, राजनीतिक से, ना तो प्रशासनिक शब्दावलियाँ से, ना तो बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला से, थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ मेरा प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे हम जब बढ़ते हैं तो एक चीज़ आप बताइए, खतौली का युद्ध कब होता है और किसके किसके बीच होता है। राणा सांगा कहाँ का शासक था, राणा सांगा कहाँ का शासक था। एक क्वेश्चन और बताइए, ऐसा कौन सा शासक था जिसके सीढ़ियों के गिरने से मृत्यु हो गई थी, और किसने ये कहा था कि यह शासक जिंदगी भर अपने जीवन में लखड़ाता रहा और लखड़ाते हुए इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न आप बताइए, कौन सा ऐसा मुगल वंश का शासक था कि जो अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण की, और किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की, और शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, बताने का प्रयास करिएगा। और शेरशाह सूरी के पिता का भी क्या नाम था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, और अंतिम रूप से हुमायूं और शेरशाह सूरी का निर्णायक युद्ध वह कौन सा था जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल वंश का बादशाह बन गया, मुगल वंश का बादशाह बन गया। वो कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध था, बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था, चुनार का युद्ध किसके बीच हुआ था, और किसने हुमायूं को राखी भेजी थी और क्यों भेजी थी, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो युद्धों के क्रम में आप बताने का प्रयास करिएगा, शेरशाह सूरी कि किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा शेरशाह सूरी मार्ग को और किस मार्ग को नाम से जाना जाता है,
और उसको नेशनल हाईवे के किस नंबर पर रखा गया है? NH4 की NH2 NH1। और ये GT रोड का नाम किसने दिया था? वो कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसने इसका नाम GT रोड रखा था? ये बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने GT रोड इसका नामकरण किया था? वो भी कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। ये शेषासुरी से रिलेटेड है। रोहतास का किला किसके द्वारा बनाया गया? रोहतास का किला किसके द्वारा बनाया गया? और शेषासुरी किसके चक्कर में या किस क्षेत्र के चक्कर में ये बोलता है कि एक मुट्ठी भर के बाजरे के लिए उसने पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो दिया? वो किस अभियान को लेकर बोलता है? ये भी बताने का प्रयास करिएगा। शेषासुरी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और शेषासुरी की मृत्यु कब होती है? अगला हम देख लेते हैं। आप ये बताइए कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है? किसके किसके बीच होता है? सरहिंद का युद्ध कब होता है? किसके किसके बीच होता है? अगला ये बताइए, क्या पानीपत द्वितीय युद्ध के समय हुमायूं जिंदा रहता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है? पानीपत का जब द्वितीय युद्ध होता है तो उस समय हुमायूं जिंदा रहता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है? शेरे मंडल की स्थापना कौन करवाता है? और किसने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया है? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। दीन और पनाह किसके द्वारा पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था? दिल्ली का पुराना का किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है मित्र, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि अकबर कितने वर्ष की आयु में भारत का बादशाह बनता है? कितने वर्ष की आयु में वो भारत का बादशाह बनता है? ये बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? अब हम मुगल वंश में कुछ क्वेश्चन को रिलेटेड करके पूछेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे श्रृंखलावार तो हो ही गया। अब मुगल वंश के शासकों के बारे में पूछ रहा हूँ, अब आप बताने का प्रयास करिएगा। न्याय की जंजीर किसके द्वारा बनाई गई? गुरु अर्जुन किसके समकालीन थे? गुरु रामदास किसके समकालीन थे? गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? मीराबाई किसके समकालीन थे? सूरदास किसके समकालीन थे? ये बताने का प्रयास आप करिएगा। टोडरमल कौन था और ये किसके दरबार में कार्य किया था और ये किस विषय का स्पेशलिस्ट था? ये बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? मुगल के बादशाहों को सबसे ज़्यादा कहाँ दफनाया गया है? मुगल के उन बादशाहों का नाम बताइए जो भारत के बाहर जिनको दफनाया गया है। जी हाँ, भारत के बाहर जिनको दफनाया गया है उन मुगल बादशाहों का भी नाम आप बताने का प्रयास करिएगा। मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो संगीत विरोधी था? जो संगीत विरोधी था। मुगल वंश में सबसे ज़्यादा मनसबदारों की संख्या किसके समकालीन थी? और मुगल वंश में जिला को क्या कहा जाता था? राज्य को क्या कहा जाता था? तहसील को क्या कहा जाता था? और मनसबदारी प्रथा मुगलों ने कहाँ से लिया हुआ था? जी हाँ, मनसबदारी प्रथा मुगलों ने कहाँ से लिया हुआ था? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा कि इन्होंने कहाँ से लिया हुआ था। मुगलों के वंश के संदर्भ में आप ये बताइए, दीने ए इलाही क्या है? मजहर क्या है? इबादत खाना क्या है? और अकबर का पहला अभियान किस क्षेत्र को लेकर होता है और अकबर का अंतिम अभियान
किस क्षेत्र को लेकर होता है? अकबर ने कब तीर्थ यात्रा कर पे पाबंदी लगाई थी? अकबर के द्वारा कब जजिया कर पे पाबंदी गई थी? अकबर के द्वारा कब दास प्रथा का अंत किया गया था? अकबर के द्वारा कब हरम दर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? अकबर के किस अभियान के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया जाता है? जी हाँ, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया जाता है। अकबर आगरा के अलावा भारत में अपनी अन्य किस जगह राजधानियाँ स्थापित की हुई थी? ठीक है, तो मैं तो थोड़ा सा धूप यहाँ पे आ रहा है और चमक बढ़ रही है, तो थोड़ा से हम हट जा रहे हैं। ठीक है, तो कैमरे को थोड़ा से इधर लाइए। तो क्वेश्चन आप सुनते जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर